हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज बहुत टाइम बाद मैं वीडियो बना रही हूँ। करीबन 7-8 महीने हो गए हैं और इस बीच मैं कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस में बिजी थी, तो मैं वीडियो बना भी नहीं पाई। बट चैनल को मैं लगातार अपडेट कर रही हूँ और देखते रहती हूँ उस पर क्या चल रहा है। और मैंने ये फ़ील किया है कि जो डिफ़िकल्ट एम्ब्रियो ट्रांसफ़र वाला जो वीडियो है, उस पर काफ़ी लोग उस वीडियो को देख रहे हैं, सर्च कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं। तो मैंने जिस मोटिव से वीडियो बनाया था, आई फील्स वेरी प्राउड कि हाँ, कुछ लोग हैं जिन्हें इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है और वो उस वीडियो को देख करके कुछ समझ पा रहे हैं, क्योंकि बहुत कम वीडियो हैं जो इस तरह के टॉपिक को कवर कर रहे हैं यूट्यूब पर, और मुश्किल से ही कोई वीडियो हो। और जो भी वीडियो हैं डिफ़िकल्ट एम्ब्रियो ट्रांसफ़र पर या फिर ट्रांसफ़र अंडर एनेस्थीसिया पर, वो वीडियोस जो हैं वो किसी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हो या डॉक्टर हो या कोई हॉस्पिटल हो, वहाँ के वीडियो हैं। पेशेंट के वीडियो बहुत कम देखने को मिले हैं मुझे। और तो जिस पर्पज़ से मैंने वीडियो बनाया था, मुझे लगता है कि हाँ, काफ़ी लोगों को उससे मदद मिली है। काफ़ी कमेंट्स भी मैंने देखे हैं और मुझे अच्छा लगा ये देख करके कि वीडियो को काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं और उससे जो इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहती थी वो मैं लोगों को दे पाई हूँ। आज का वीडियो मेरी जर्नी के बारे में है कि जब मैं आईवीएफ की प्रोसेस में थी तो उसके साथ मेरी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए और क्या क्या चीज़ें मैंने नहीं करी, क्या क्या चीज़ें मुझे छोड़नी पड़ी, क्या रहा, ये मैं आज बात करना चाहती हूँ। ये बताने का जो आइडिया है मेरे दिमाग में एक पॉडकास्ट सुनते हुए आया, जिसमें मैं एक इन्फ्लुएंसर हैं कोई बड़ी, उनके जर्नी को सुन रही थी। तो उसमें जैसे कि मैंने उनको ही नहीं, मैंने कई सारे लोगों की आईवीएफ जर्नी जो सेलेब्स हैं या थोड़ा सा मतलब सोशल मीडिया स्टार हैं, उनकी जब हम लाइफस्टाइल और उनकी आईवीएफ जर्नी को सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे मतलब वो बताते हैं कि वो काम भी कर रहे थे प्रोसेस में, आईवीएफ भी करा रहे थे और बस रूटीन बाय रूटीन उनका होता रहा। कई आईवीएफ प्रोसेस में वो गए। हाँ, मैं मानती हूँ कि हाँ, अपने चैलेंजेस उनके रहे बहुत सारे, बट काम करते हुए आईवीएफ प्रोसेस को कर पाना मेरे लिए पर्सनली बहुत मुश्किल था, क्योंकि मैं एक बार अपनी सिटी में आईवीएफ करा चुकी थी। देन मुझे जब बहुत ज़्यादा नेगेटिव वहाँ से रिव्यू मिले या बहुत ही नेगेटिव मैं उनके प्रोसेस से हो गई और बिल्कुल हिम्मत हार हो गई कि इस तरीके से आईवीएफ होता है क्या, कुछ भी रिज़ल्ट नहीं, कुछ नहीं। और सब डेटा का मिसमैनेज उनका था और बिल्कुल एक गलत सेंटर का सिलेक्शन मैंने किया था उस समय। तो मैं इतनी फ्रस्ट्रेट थी और अपना काम छोड़ के, अपनी स्टडी छोड़ करके, सब कुछ छोड़ के मैं उस प्रोसेस को कर रही थी और बहुत नेगेटिव हो गई थी। तो उसके बाद मैंने अपनी सिटी चेंज करने का डिसीजन लिया और दिल्ली जाने के बारे में सोचा। तो उस वजह से मुझे सिटी चेंज करने की वजह से बहुत सारी दिक्कतें आईं, क्योंकि मैं यहाँ उत्तराखंड में थी और वहाँ से मैं दिल्ली गई। और हालांकि डिस्टेंस बहुत कम है, क्योंकि अब तो ट्रांसपोर्ट इतना अच्छा है और रास्ते इतने बढ़िया हैं कि आप आराम से इजीली जा सकते हो। बट वहाँ पर कन्वीनियंट सेंटर ढूंढना, अपने रहने का ठिकाना ढूंढना, क्योंकि मैं ये चाहती थी कि इंजेक्शंस मैं भले ही खुद लगाऊं, बट मैं वहीं रहकर इंजेक्शन लगाऊं। क्योंकि इंजेक्शन लगाने के 2 प्रोसेस होते हैं, या तो वो सेंटर आपको दे देता है या अगर आप चाहो तो आप सेंटर जाके इंजेक्शन लगवा सकते हो। दोनों ही ऑप्शन आपके पास होते हैं। सेंटर कभी भी ऐसा इनकार नहीं करता कि हम नहीं लगाएंगे, नहीं कहते। बट हाँ, अगर आप दूर रहते हैं, आप बार बार सेंटर नहीं जाना चाहते हैं, वेदर बहुत हॉट है या बहुत कोल्ड है, आपका एक्सट्रीम है अभी वेदर और आप बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तो आप खुद आके खुद भी लगा सकते हैं। वो आपको आइस क्यूब्स के साथ इंजेक्शंस के सॉल्यूशन को दे देते हैं, आपको सिखा देते हैं कि इतना आपको फिल करना है, और वो पेन इंजेक्शंस होते हैं, आप इजीली उसको ले सकते हैं। वो बिल्कुल टफ प्रोसेस नहीं होता, खुद भी पेशेंट ले सकता है। और चाहे तो अगर आपका डिस्टेंस कम है, आप अपने सेंटर जाके भी लगा सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होती है। तो बट मैंने डिसीजन लिया था कि मैं भले ही खुद लगाऊं, बट इंजेक्शन मैं रहूँगी वहीं। तो अपना स्टे ढूंढना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मैं यहाँ से वहाँ जा रही थी, तो ऐसा कोई इतना सपोर्ट नहीं था कि मैं वहाँ जाके कैसे रहूँगी, क्या करूँगी, यहाँ तक कुछ सोचा नहीं था मैंने। बस पहले मैं विज़िट करके आई थी, करीबन 5-6 सेंटर्स विज़िट करके आई थी।
और उसमें इंदिरा आईवीएफ भी था। तो बहुत सारे सेंटर्स में विजिट करके आई थी। फिर वहाँ से आने के बाद मैंने और मेरे हस्बैंड ने डिस्कस करा आपस में, एंड देन वी डिसाइडेड कि हाँ भई कौन से सेंटर को हमें सेलेक्ट करना है। तो बट कोइंसिडेंटली हमारे कोई रिलेटिव वहाँ रहते थे, तो मैंने सेंटर उसी हिसाब से, उन्हीं की लोकेशन के हिसाब से सेलेक्ट किया था, जो मुझे बहुत ही कन्वीनियंट पड़ता था। मुश्किल से 15-20 मिनट का रास्ता था वहाँ से। तो मतलब सही रहा मेरा वहाँ पर उनके यहाँ रहने का डिसीजन रहना। तो वहाँ मैंने रह कर के अपना आईवीएफ प्रोसेस किया। बट इस पूरे प्रोसेस में अब देखिए, जैसे हम कई सारे कभी भी हम व्हाट इज़ द आईवीएफ प्रोसेस अगर डालते हैं यूट्यूब पर, जनरली आजकल लोग यूट्यूब में ही सर्च करते हैं, तो जनरली हमें मिलता है कि भाई आप जाते हैं, आपका टेस्ट होते हैं, आपके हस्बैंड के टेस्ट होते हैं, आपके एग लिए जाते हैं, स्पर्म लिए जाते हैं, और आपको एम्ब्रियो बन जाते हैं आपके, और आपको बुलाया जाता है और आपके अंदर ट्रांसफ़र है। इज़ वेरी इजी प्रोसेस। बट जब आप इंटरनली प्रोसेस में जाते हो, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है एक वीडियो में कि मेरा, अगर आप ओल्डर वीडियो देखें तो उसमें मैंने व्हाट द रियल आईवीएफ मैंने उसमें बताया है कि कितनी प्रॉब्लम्स रियली मैंने फेस करी इस पूरे प्रोसेस में। क्योंकि जब आप आईवीएफ में जाते हैं तो आपको सब टेस्ट वेस्ट ओके करके सेंटर एज अ पेशेंट आपको अपने उसमें एनरोल कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने करना ही होता है। पेशेंट आपके पास आया तो वो कभी मना नहीं करेंगे। और एज अ पेशेंट मैं आईवीएफ में जैसे ईएमएच काउंट देखा जाता है तो मैं बहुत हाई ईएमएच की पेशेंट हूँ। तो और पीसीओडी हूँ, और बहुत ज़्यादा एग मेरे को बनते हैं, क्योंकि ईएमएच मेरा बहुत ज़्यादा है। बट उसमें से कितने डॉक्टर सेंटर निकाल पाता है, ये सेंटर पर होता है। तो इस पूरे प्रोसेस में जैसे मेरे से जब एग रिट्रीव करे तो 11-12 एग रिट्रीव करे थे उन्होंने। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ, सेंटर ने जो बोला था मुझसे वो उन्होंने करा। बट हाँ, उसके बाद कितने फर्टिलाइज़ होते हैं ये तो फिर हमारे एग की क्वालिटी पर ही डिपेंड करता है। तो इस पूरी प्रोसेस में बहुत सारी अप एंड्स डाउन्स होते हैं जो हमें पहले तो पता नहीं चलते, पर धीरे 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 जब हम प्रोसेस में होते हैं, इंजेक्शंस ले रहे होते हैं, एग हमारे अंदर बन रहे होते हैं, आप फॉलिकल स्टडी के लिए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ट्रांसपोर्ट होता है, आप दूसरी सिटी गए हैं, और फैमिली भी आपको देखनी होती है, आपको आना भी है, जाना भी है वहाँ वापस। और मैंने जो टाइम चुना था वो एक्चुअली ऐसा था कि गर्मियों वाला समय था, तो वहाँ बहुत गर्म हो रहा था दिल्ली में उस समय। तो वो भी एक बहुत एक्सट्रीम कंडीशन थी उस समय, बहुत गर्म था वहाँ पर, हद से ज़्यादा गर्मी हो रही थी। और पर ट्रांसफ़र के समय तक थोड़ा सा ठंड आ गई थी, जैसे अक्टूबर-नवंबर वाला टाइम आ चुका था, सितंबर-अक्टूबर वाला टाइम आ चुका था। तो इस तरह से जैसे जब मैं गई थी आईवीएफ के लिए, तब से लेके अब जब मैं प्रोसेस से बाहर आ गई हूँ, तो करीबन 3 साढ़े 3 साल लग गए हैं मेरे, 4 साल, 3 साढ़े 3 साल मान सकते हैं। पहली साइकिल में मैं गई, उसके बाद 2 महीने एम्ब्रियो फ्रीज़ कर दिए उन्होंने, फ्रीजिंग एम्ब्रियो हो गए। फिर उसके बाद फिर गई, उसके बाद 1 महीना मेरे ईटी को डेवलप करने में लगाया उन्होंने। ईटी यानी कि जो लेयर होती है एम्ब्रियो को जिसमें छोड़ते हैं यूट्रस के अंदर, उसकी थिकनेस को वो देखते हैं कि कितनी होनी चाहिए, 7, 8, 9 mm, इस तरह से वो जाती रहती है। तो वो देखते रहते हैं, जिस समय उसको फेवरेबल लगता है उनको, देन दे वर ट्रांसफ़र। तो उसमें भी पूरे 20-21 दिन जाते हैं, क्योंकि डे 2 से आप चले जाते हैं वहाँ पर, तो पूरा महीना निकल जाता है आपका। फिर 15 दिन बीटा-एसीजी के होते हैं, फिर उसके बाद आप पॉजिटिव आ जाती हूँ, जैसे कि मेरा रिज़ल्ट पॉजिटिव आ गया था। देन कुछ टाइम वहाँ रहने के बाद मैं वापस अपनी सिटी लौट आई थी। यहाँ आने के बाद भी सब कुछ ठीक रहा, और इस पूरी प्रोसेस में मेरे 6-7 महीने निकल चुके थे। फिर 3-4 महीने मेरी प्रेगनेंसी रही, फिर मिसकैरेज हो गए, जैसे कि मैंने ये भी ओल्डर वीडियो में डाला हुआ है। तो मिसकैरेज होने के बाद सेकंड हार्ट बीट बंद हो गई बच्चे की, तो फिर अबॉर्शन कराना पड़ा। फिर 3-4-5 महीने में बिल्कुल ऐसे स्ट्रेस में चली गई, फ्रस्ट्रेट, डिप्रेस हो गई कि मैंने कुछ नहीं किया उस बीच में। काम तो मैं इस वजह से छोड़ ही चुकी थी, क्योंकि दूसरी सिटी मुझे जाना था, इतनी छुट्टियाँ वगैरह मुझे कोई डिपार्टमेंट ऑफ़र नहीं करता आपको ऐसे, या तो फिर आप लीव विदाउट पे जाओ, या फिर आप जॉब छोड़ के ही जाओ। तो फिर आप जब वापस मैं थी तो उस समय मेरा पूरा साल निकल चुका था। देन फिर मेरे एम्ब्रियो फ्रीज थे, मैं फिर गई। फिर जाने के बाद मुझे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो गए, स्ट्रेस में तो मैं थी, और यूरिन इन्फेक्शन हो गया, ब्लड इन्फेक्शन हुआ, उसके बाद और भी कई तरह की इन्फेक्शंस मुझे हो गए उस बीच में, ट्रैवल करने की वजह से ही हो गए, फ़ीवर भी आ गया कई बार, बहुत कुछ होते होते इस तरह से। और जब मेरा ब्लड इन्फेक्शन हो गया था मुझे, तो उस सीज़न में पूरा, उस साल मेरा जो दूसरा साल था उसमें पूरा 4-5 महीने का ब्रेक ऐसे आ गया। फिर उसके बाद ईडी डेवलप नहीं हुई, वो उसमें टाइम चला गया। फिर उसके बाद यूरिन इन्फेक्शन हो गया, एक बार ट्रांसफ़र शेड्यूल हुआ, फिर कैंसिल हुआ, फिर शेड्यूल हुआ, फिर कैंसिल हुआ। इस पूरे में 8-9 महीने मेरे चले गए। फिर उसके बाद फिर फेस्टिवल्स आ गए, फिर मैं वैसे नहीं जा पाई, तो मेरा पूरा 1 साल और ऐसे निकल गया। फिर उसके बाद इस पूरे सीज़न भर का चार्ज मुझे पड़ा 100 अलग,
और हैचिंग वगैरह का उन्होंने मुझे बताया। तो इस तरह से एक बहुत टाइम मेरा इसमें चला गया, 2 साल ही चले गए, फिर प्रेगनेंसी कंसीव हुई, फिर ख़राब हो गई। तो इस तरह से मतलब इतना टाइम चला गया कि 2 ढाई साल तो मेरे इसी प्रोसेस में चले गए। तो अगर कोई भी ऐसा पेशेंट जो न्यू हो और आईवीएफ के लिए जा रहा हो, तो ये मान के चले कि ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। आप एक साथ 2 नाव में पैर नहीं रख सकते हैं। आपको अगर फ्रीली प्रोसेस करनी है तो आपको फिर प्रोसेस में ही जाना है, कुछ आपको नहीं सोचना है। कि फैमिली भी आपको यही इंस्ट्रक्शन देती है कि भाई अभी तुम ये कर लो, क्योंकि वैसे ही इतनी देर हो चुकी है। आप के चांसेस वैसे भी अब एज के साथ चांसेस भी कम होते हैं, ऐसा डॉक्टर कहते हैं। तो वो भी फैक्टर रहता है। और मेरे एम्ब्रियो फ्रीज भी थे, उनके पैसा भी जा रहा था, तबीयत भी ठीक नहीं रह रही थी, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। और एक बीमार शरीर के साथ भी आप आईवीएफ नहीं कर सकते हो। तो इस तरह से टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस मेरा रहा। और पैसा भी उतना ही खर्च होता है। जितना आपको लेट होती जाएगी ना, अगर आपके एम्ब्रियो फ्रीज भी हैं, जितना आपको डिले होती जाएगी, मैंने ऐसा महसूस करा कि मेरे साथ जितना डिले होता गया उतना कॉस्टिंग भी बढ़ती चली गई हर चीज़ की। जो चीज़ पहले कितने में हो रही थी, वो अगले 1 डेढ़ साल बाद उसमें कुछ 1-2 हज़ार रुपये का और फ़र्क आ गया। टेस्ट में कुछ चेंजेस आ गए, कुछ और अदर टेस्ट उन्होंने लिख दिए, कुछ और अदर मेडिसिन उन्होंने लिख दी, है ना। और कई सारी चीज़ें, कभी डॉक्टर फ़ॉरेन चले जाते हैं या वहाँ से वो लोग कुछ सेमिनार वगैरह अटेंड करते हैं, तो वो वहाँ चले जाते हैं, तो तब शेड्यूल नहीं हो पाती कई चीज़ें। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि आप बादर सिटी जाते हो तो वहाँ का तो सिस्टम अलग रहता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और एज अ बिल्कुल नॉर्मल पर्सन, हम बिल्कुल एक नॉर्मल सोसाइटी और नॉर्मल लोग हैं, तो हमारे जैसे हम जब जाते हैं इस प्रोसेस के लिए, तो हम ये सोच के नहीं जा सकते हैं कि भाई हम काम भी कर लेंगे और ये भी कर लेंगे। तो मैं तो ये सोच के बिल्कुल भी नहीं गई थी। पर जैसे मैं सुनती हूँ बहुत सारे लोग ये बताते हैं कि भाई हम काम भी कर रहे थे, हम इंजेक्शंस भी ले रहे थे, तो हम ये भी कर, तो वो बहुत मनी टेकिंग प्रोसेस है। ठीक है। अब अगर आपको आज काम भी करना है और कल इंजेक्शन भी लेना है, तो आप ये एक बहुत टफ़ प्रोसेस है कि दूसरी सिटी जा कर के आप इंजेक्शन ले रहे हो या आप इंजेक्शन लेके आए हो। क्योंकि मैं तो एक बार ये भूल कर चुकी हूँ, तो मुझे हर चीज़ में डर लगा कि कहीं मैं ऐसा कर रही हूँ तो ऐसा तो नहीं हो जाएगा, या मेरी अब प्रेगनेंसी कंसीव होगी, मैं अपनी सिटी जा रही हूँ, कहीं कुछ हो गया तो, कहीं हार्ट बीट नहीं आई तो, हार्ट बीट आने के बाद कहीं ऐसा हो गया अगर तो इस तरह के कॉन्सिक्वेंसेस बहुत हो जाते हैं फिर दिमाग में। तो अगर कोई भी इस प्रोसेस में जा रहा है तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस तो है। और आपको मोटिवेट भी रहना होता है मेंटली भी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब आप प्रोसेस में जाते हैं, तभी आपको एक्चुअल प्रोसेस का पता चलता है। क्योंकि जो हम सुनते हैं, देखते हैं, जो डॉक्टर हमें बता देता है, सिर्फ उतना ही आईवीएफ नहीं होता, उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। और बिल्कुल उस चीज़ को मैनेज करना, उतना पैसा खर्च करना, फिर उसके सब बाद उसके साथ रिज़ल्ट ना होना, तो ये बहुत डिप्रेस करता था मुझे ये चीज़ कि भाई ऐसी कौन सी कमी रह गई जो हम नहीं कर पा रहे हैं। सब कुछ तो हो रहा है, तो फिर काम क्यों नहीं हो रहा है, मतलब पॉजिटिव क्यों नहीं आ रहा रिज़ल्ट। तो ये जो फ्रस्ट्रेशन होती है, इसके साथ जीना, उतने 1-2-3 साल निकाल देना, ये बहुत ही स्ट्रेस्ड वाली प्रोसेस होती है। पर वही है कि अब आपके पास ऑप्शन ही वही हो, तो फिर आप क्या कर सकते हो, है ना। तो मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, और अच्छा फ्रेंड सर्कल और अच्छा फैमिली सपोर्ट होना भी आईवीएफ में बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यही आपको मोटिवेट करता है कि नहीं, अरे कोई बात नहीं, तुम कोई पहले पेशेंट थोड़ी हो जो आईवीएफ में नेगेटिव हो रहे हो या सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसको कर रहे हैं, तो तुम कोई पहले नहीं हो। तो ऐसे लोग कहने वाले भी होने चाहिए हमारी लाइफ में, जो हमें मोटिवेट करे कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, इस बार नहीं हुआ, एक बार और ट्राई करके देखो, होगा, तुम कोशिश करो, ट्राई करो। तो ये एक अच्छा फ्रेंड सर्कल होना, अच्छे फ्रेंड्स होना, अच्छी इन लॉज होना, अच्छी फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें हमें मोटिवेट करता है। और अगर हम सक्सेसफुल ना भी हो पाएँ, तो भी हमें इस बात का रिग्रेट नहीं कराता है कि आप गए थे, क्या हुआ, कुछ हुआ ही नहीं, खाली पैसे बर्बाद हो गए। इस तरह की बातें से हमें हर्ट ना करने वाली फैमिली होना भी बहुत ज़रूरी है। तो आई होप आप समझ पाए होंगे मैं जो कहना चाह रही हूँ या जो बताना चाह रही हूँ। और आई थिंक कई सारे ऐसे लोग होंगे जो इस फेज़ से ज़रूर गुजरे होंगे, तो आप मुझे बताइएगा। और डोनर एग और डोनर स्पर्म से जब प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो क्या रहता है, और क्योंकि मेरी खुद की एक सिस्टर इस प्रोसेस में जाने वाली है, तो अगर रिज़ल्ट अच्छा रहा तो मैं आपको उसके एक्सपीरियंसेस ज़रूर बताऊंगी। हो सकता है किसी को इस इन्फॉर्मेशन की भी ज़रूरत हो, तो आई होप और सब कुछ जो लोग आईवीएफ में जा रहे हैं वो सब अच्छे से रिज़ल्ट्स को अचीव करें और इस स्ट्रेस से बाहर आ जाएं। क्योंकि प्रोसेस में जाना और पॉजिटिव होने के लिए उम्मीद लगाना, ये जो खुशी देता है हमें, वो बहुत ज़रूरी होती है किसी भी इंसान के लिए। तो आई होप आप मेरे से कनेक्ट कर पाए हों। थैंक यू वेरी मच, बाय।